चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि जो जैसे मान लिया जाए कि हम आपको बताए थे कि मान लिया जाए कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ठीक है, मानना है नहीं? ओके, तो और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ क्या है बताइए? पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। तो ये है हमारा वायुमंडल वायुमंडल और ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले एक नियम जानिए। उस नियम का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना? इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वस्तु एनीबडी हुज जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो हो। एब्सोल्यूट जीरो, ये आप लोगों में से कौन कौन लोग जानते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? बोलिए, जानते हैं तो जल्दी बोलिए, नहीं बताएंगे। नहीं जानते हैं तो बता दें। सभी लोग जानते हैं, चलिए रहने देते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन, हाँ, अरे तुम अपना माइक पहले सुधार लो। ठीक है, सुनो थोड़ा सा बता देते हैं। ये होता है, इसका वैल्यू होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी के लिए केल्विन स्केल जो है, इसी के लिए इजाद किया गया है। कहने का मतलब जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन, या टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है? ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, ये होता नहीं है रियली में लेकिन ये माना जाता है कि अगर ये टेम्परेचर आ गया कभी भी तो पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ के आपके पेन के पॉइंट के बराबर हो जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा आपस में, और सिकुड़ के आपके पेन के टिप के बराबर हो जाएगा। ऐसे टेम्परेचर के वैल्यू को, इस टेम्परेचर के वैल्यू को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसीलिए 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। यानी कि इतना जब टेम्परेचर हो जाएगा तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन बोलते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा हो तो वो वस्तु वो वस्तु रेडिएट करती है। वो वस्तु रेडिएट करती है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु का तापमान 0 डिग्री से -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, यानी कि कुछ भी टेम्परेचर है उसका, बस एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगी। फिर उन्होंने बोला कि वो कितना रेडिएट करेगी, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के साइज पे। वो कितना रेडिएट करती है ये डिपेंड करता है उस बॉडी के साइज पे और तापमान पे। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया, ये बस थोड़ा सा जान लीजिए, इनका नाम जान लीजिए, इन्होंने कौन सा लॉ दिया वो जान गया। इन्होंने बोला कि जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना हाई होगा, आप लोग लिखते जाइएगा,
बार बार बता रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, पढ़ना ज्यादा है, तो हम जरा तेज बोलेंगे, आप लोग पॉइंट वाइज उसको उतारते जाइएगा। तो इन्होंने बोला कि जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही शॉर्ट वेव रेडिएट करेगा, उतना ही शॉर्ट वेव रेडिएट करेगा, ठीक है। और जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही लॉन्ग वेव रेडिएट करेगा, लॉन्ग वेव रेडिएट करेगा। ये किसने बोला? स्टीफन गोल्ड्समैन ने बोला, ठीक है ना। स्टीफन गोल्ड्समैन ने ये बात बोली कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेडिएशन का लेंथ उतना ही छोटा होगा, रेडिएशन का वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा, और जितना ज्यादा होगा, सॉरी जितना कम होगा टेम्परेचर, रेडिएशन का लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि उल्टा, याद रखिएगा उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन छोटा, टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन बड़ा, ठीक है ना। अब ये होता है आपका, ये है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे हम लोग आगे। तो हम जैसा कि आपको बताएं कि सूर्य का टेम्परेचर आप सभी लोगों को पता है, सूर्य का टेम्परेचर कितना है? पृथ्वी से कम है, पृथ्वी से ज्यादा है? बताइए। बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही। सूर्य का टेम्परेचर पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। तो इसको यहां पे लिख देते हैं सन, ये है अर्थ, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, ठीक है। अब वायुमंडल में बहुत सारे मंडल हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन लेयर, ये सब है, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हम लोग बस जानेंगे हल्का सा। तो सन का टेम्परेचर कहा जाता है कि कोर में सन का टेम्परेचर करीब कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम में होता है, और इसका फोटोस्फेयर पे टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम में टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये इतना ही टेम्परेचर रेडिएट करेगा। तो चूंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये कैसा रेडिएशन निकालेगा बताइए? अब टेम्परेचर हाई है तो इसका रेडिएशन कैसा होगा? शॉर्ट। बिल्कुल। तो शॉर्ट रेडिएशन होगा, तो शॉर्ट रेडिएशन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये यहां से क्या रेडिएट करेगा? SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए, कल हम आपको बता चुके थे, फिर से एक बार उसको रिवीजन कर दे रहे हैं, अगर किसी का छूट गया हो तो उसको देख लीजिएगा। हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो हम नहीं याद रख पाएंगे कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिख देंगे 7, याद हो जाएगा, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ठीक है ना। हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे रेडियो वेव्स की ओर बढ़िएगा तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा, और पेनिट्रेटिंग पावर भी घटता जाएगा, ठीक है। ये कल हम आपको बतलाए थे। तो इसी का एक एग्जांपल हम आपको बताए थे कि सूर्य जो है पृथ्वी पे सिर्फ कौन सी किरणें भेजता है? विजिबल रे। भेजता तो वो सब कुछ है, भेजता तो वो सब कुछ है, यानी कि पृथ्वी से क्या हम आपको बताए थे कि यहां से यहां तक को बोलते हैं LWR, बताए थे ना, कल बताए थे इस बात को कि इंफ्रारेड से रेडियो वेव को बोलते हैं LWR, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस, और गामा से लेके विजुअल रे को बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो आप बताइए, सूर्य इनमें से किसको पृथ्वी पर भेजेगा? इंफ्रारेड को भेजेगा? बोलिए। अरे बेवकूफ, LWR है, नहीं भेजेगा। माइक्रो LWR है, नहीं भेजेगा। रेडियो LWR है, नहीं भेजेगा। अभी तो हम बताए, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर देखिए ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य कौन सा रे इमिट करेगा?
SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ठीक है, तो कौन कौन सा रे भेजेगा? गामा, एक्सरे, यूवी और विजिबल। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज, इन सभी को रोक लेता है। कौन रोक लेता है? हमारा वायुमंडल। हमारा वायुमंडल रोक लेता है। कहां कहां कौन कौन से लेयर में रुकता है बताएंगे, आगे वायुमंडल पढ़ेंगे तब। अभी हम जानेंगे कि यूवी रेज को समताप मंडल रोक लेता है, इसको चुंबक मंडल रोक लेता है, ऐसे छोड़िए सब बाद में, बात का चीज बाद में। तो पृथ्वी पे पहुंच पाता है कौन? सिर्फ और सिर्फ एक, वो है विजिबल लाइट या विजिबल रे, जिसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक। और यही रीजन है कि हमें सूर्य की लाइट में सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कि तो सर इसके बाद वाले का क्या काम है? इसके बाद वाले का काम है, जिसके घर में माइक्रोवेव है उसको पता होगा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या करता है? आप एक बाउल में खाना रखे, आपका बाउल गर्म नहीं होगा लेकिन खाना आपका पूरा गर्म हो जाएगा, खोल जाएगा, बन जाएगा, पक जाएगा, लेकिन आपका बाउल गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत हाई है, वो बाउल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, लेकिन खाना चूंकि एडिबल है, उसका हार्डनेस उतना ज्यादा नहीं है, उसको पेनिट्रेट कर देता है वो। तो जैसे ही उसको पेनिट्रेट करता है तो खाना गर्म हो जाता है, लेकिन बाउल का कॉन्फ़िगरेशन टफ है, तो इसलिए वो बाउल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बाउल गर्म नहीं होता है और खाना गर्म हो जाता है। समझ में आया माइक्रोवेव कैसे काम करता है? कभी सब दिमाग में सोचा करो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखकर खाना तो नुकसान पक्का पहुंचा होते। नहीं, देखो नुकसान सब पहुंचाता है, लेकिन यहां से आगे जाइएगा तब नुकसान पता चलता है, इसके बाद नुकसान आपका पता नहीं चलता है। बहुत माइन्यूट नुकसान होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता और शरीर उतना के लिए सक्षम है। ठीक है ना, वो कभी नहीं होगा आपको नुकसान, पता भी नहीं चलेगा, होल लाइफ उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके आगे जाइएगा, इसके आगे इधर जाइएगा तो आपको थोड़ा सा में ही पता चलने लगेगा। अल्ट्रावायलेट पड़ेगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, एक्सरे पड़ेगा, हड्डियां गल जाएंगी, गामा किरणें तो खैर एक बार आ गया तो पूरा पृथ्वी स्वाहा। हल्क को देखे हैं? कौन कौन यहाँ पे एवेंजर्स का मूवी देखता है या मार्वल का फैन है? हल्क, तो हल्क पे गामा किरणें पड़ी तो वो हल्क बन गया। मतलब कितना बेवकूफ बनाने वाली बात है कि गामा किरण जिसपे पड़ेगा वो इंसान खत्म हो जाएगा, और वो इंसान हल्क बन गया। खैर छोड़िए, वो मूवीज है, मूवी में कुछ भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, हम आपको बतलाए थे कल भी कि ये जो आता है इसी को बोलते हैं सूर्य ताप। सूर्य ताप, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसोलेशन। अब इंसोलेशन नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो इन का मतलब हो गया इंसिडेंट, सोल का मतलब हो गया सोलर, और एसन का मतलब हो गया रेडिएशन। तो इसको, इसका हिंदी क्या हो गया? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। हिंदी हो गया आने वाली सोलर यानी सौर किरणें या विकिरणें। ठीक है, इसी को एक नाम में बोलते हैं सूर्यातप। सूर्यताप लिख दिए? नहीं, इसका नाम है सूर्यातप। ठीक है, ये हमेशा SWR यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस में चलती हैं। अब चूंकि हम आपको बताए कि यहां से आएगा तो सबसे पहले तो गामा रे छिटक जाएगा, ठीक है, आपका एक्सरे छिटक जाएगा, आपका अल्ट्रावायलेट रे छिटक जाएगा, तो पार क्या करेगा? विजिबल लाइट। पार क्या करेगा? विजिबल लाइट। अब चूंकि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है तो ये किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर देगा। समझिएगा, चूंकि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है इसीलिए ये किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है ना, इसी और पेनिट्रेट करते हुए पृथ्वी पे पहुंच जाएगा। ये अब बोलिएगा कि तो सर गामा किरणें क्यों नहीं पेनिट्रेट की, एक्सरे किरणें क्यों नहीं की, अल्ट्रावायलेट किरणें क्यों नहीं की? तो वो हम लोग वायुमंडल में बताएंगे आपको कि वो क्यों नहीं करती हैं। करने का कर जाती, क्योंकि वो सबसे महीन है, उनको आसानी से कर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, उसका एक अलग रीजन है, वो हम आपको वायुमंडल में बताएंगे। क्योंकि अभी हौच पौच करने से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ते हैं।
तो अब हम आपको कल भी बताए थे कि सूर्य अपने 1 अरब ताप का 2 हिस्सा पृथ्वी को देता है, यानी कि इतनी किरणें वहां सूर्य से पृथ्वी पे आती हैं। तो इसमें से कुछ तो इधर छटक गई, कुछ इधर छटक गई, कुछ इधर छटक गई, और बाकी जो पृथ्वी पे आई, पृथ्वी उसको अवशोषित किया। अब बार बार हम आपको, सब लोग यूनिवर्सल लॉ जानते हैं कि एनर्जी नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी अवशोषित करेगा, अवशोषित कर लिया। तो अब जब अवशोषित कर लिया तो अवशोषित करके आपको रखना नहीं है, फिर आपको वापस लौटाना है। तो अब ये किरणों को LWR यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर करेगा। ठीक है, अब ये बाहर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन चूंकि वायुमंडल है चारों ओर, कैसे कैसे होगा, कितना करेगा, वो सब बताएंगे। अब चूंकि वायुमंडल है और ये क्या है, LWR, तो LWR का मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसका वेवलेंथ है बहुत ज्यादा, इसलिए वायुमंडल क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा, इसको बाहर निकलने नहीं देगा। अब जब LWR बाहर ही नहीं निकलेगा, उसी में ट्रैप होकर रह जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा पैदा, गर्मी। क्या पैदा हो जाएगा, गर्मी। और यही रीजन है कि आप नीचे से ऊपर की ओर जब जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो आपको तापमान घटता हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा LWR ट्रैप हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे सबसे कम हुआ। इसलिए ऊपर जाने पे, पहाड़ी वहाड़ी पे जाने पे आपको टेम्परेचर घटता हुआ मिलता है, नीचे आने पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है। अब आप लोगों के दिमाग में चीजें हो गई होंगी बाउंस, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे। इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। घटना सब आपके आंखों के सामने होता है, लेकिन यही बात है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ये मान लिया जाए है आपका कार, तो किसी भी एंगल से कार दिख नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ, फिर से बनाते हैं। बहुत घटिया कार है, ऐसा कार थोड़ी ना किसी का होता है। मेरा कार तो ये बिल्कुल नहीं है, कुमली का कार हो सकता है, चाहे पूनम माँ के, हमर कार नहीं है। ठीक है, आप कार को धूप में खड़ा कर दीजिए, ठीक है, और इसका सारा शीशा को ऊपर कर दीजिए, ऊपर करके इसको बंद कर दीजिए। बंद करके 2 घंटे 3 घंटे जितना देर आपका मन हो, 2 घंटे आप छोड़ दीजिए। ठीक, 2 घंटे बाद जाइए, इसको खोलिए, लगेगा कि जल जाएगा आदमी। ठीक है, लगेगा कि जल जाएगा, आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक, अब कार को छांव में लाइए, ठंडा कीजिए, ठंडा कर लिए। जब ठंडा हो गया तो इसी कार को एक बार फिर धूप में ले जाके, कार का रूप बदल गया, मान लिया जाए कि वही कार है, फिर से इसका सारा शीशा को कर दीजिए नीचे, इस शीशा को कर दीजिए नीचे, ठीक है ना। और अब इस कार को धूप में लगा दीजिए, धूप उतना ही आएगा, इस पे सब कुछ उतना ही होगा, सेम धूप लगेगा, सेम एनर्जी इसमें आएगा। लेकिन जब आप 2 घंटे बाद इस कार को खोलिएगा, तो ये कार आपको उतनी गर्म नहीं मिलेगी जितनी गर्म इस कंडीशन में मिली थी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें आई कैसी, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। ठीक है, सीट, कार का बॉडी, अंदर का इंटीरियर, सब उसको ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके उसको किसी ने बदल दिया, LWR में। अब जब LWR में बदला और जब उसको वापस इमिट किया, तो LWR आपके ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो इसीलिए सारा गर्मी यहीं पे ट्रैप होके रह गया। अब चूंकि ये गर्मी ट्रैप हो गया, इसलिए आपको इसमें गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन यही चीज, एक सेकेंड,
ये एक कर कहियो तकलीफ नहीं जाएगा, इस सब दिन तकलीफे में रहेगी। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे, तो इसका गर्मी हो जाएगा ट्रैप, जिसकी वजह से इसमें आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में सनलाइट SWR के रूप में आएगा, सीट उसको कैप्चर करेगा, LWR के रूप में रेडिएट करेगा। लेकिन चूंकि इसका खिड़की खुला हुआ है तो ये हवा को आसानी से पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाएगा, इसीलिए इस कार में आपको कम गर्मी लगेगी। समझ में आया? नहीं, इससे भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा दिक्कत है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को वही लोग करें जिनके घर में बहुत सारे कमरे हैं, जैसे कि कुमली के घर में बहुत सारा कमरा है। तो कुमली क्या कर सकती है कि घर के किसी एक कमरे को, जो कि एकदम अंधेरे में हो, जिसका कहीं से लाइट से कोई लेना देना नहीं हो, एकदम ठंडा कमरा हो, ठीक है, जिसमें एसी एकदम चला के छोड़ दिया गया हो माइनस में टेम्परेचर करके, ठीक है। अब एसी को कर दीजिए बंद, कमरे का टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एसी को कर दीजिए बंद और कमरे को कर दीजिए अंदर से लॉक करके इसको छोड़ दीजिए। अब इस कमरे को 2 महीने बाद आप खोलिए, 2 महीने बाद खोलिए, क्योंकि कमरा अंधेरे में था, बता रहे हैं पहले से कमरा अंधेरे में था, उसका सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब आप इस कमरे को खोलिएगा तो आपको टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तो कभी नहीं मिलेगा, 30 मिल सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका खुला हुआ कमरा है, जहां पे एसी नहीं चल रहा है और जो धूप में है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा इसका टेम्परेचर रहे। क्यों? वहां पे तो ना सनलाइट आया, ना कोई जगह दिया जलाया, ना वहां पे कोई क्या बोलते हैलोजन जल रहा है जिससे कि गर्मी पैदा हो, ना आग जल रहा है। यहाँ पे इस कमरे में गर्मी आई कहां से? गर्मी कहां से आई बताइए? यहीं से आई गर्मी, यहां से। इसको बोलते हैं LWR। और हम अभी आपको स्टीफन गोल्ड्समैन का एक लॉ बताए थे कि कोई भी वस्तु जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 नहीं है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करती है। यानी कि जब आप कमरा को बंद किए थे तो उस कमरा में जो आपका कपड़ा था, सोफा था, आपका टेबल था, आपका अलमीरा था, हर वस्तु लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट कर रही थी, हर वस्तु। और जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट की, लेकिन चूंकि कमरा पैक था, लॉन्ग वेव रेडिएशन कमरे से बाहर नहीं निकल पाया, इसकी वजह से रेडिएशन उसी कमरे में पैक होकर रह गया और उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दिया। समझ में आया? ये घटना कभी महसूस किया? कभी 3-4 महीने से बंद कमरे में गए हैं, गर्मी लगता है या नहीं लगता है? बताइए, उमस लगता है या नहीं? यही रीजन है LWR, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब हम सोचते हैं कि आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, या बाकी है कुछ? समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया है, स्पीड नहीं होता है इसका क्या बोलते हैं, वेव का वेवलेंथ का वेव का वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट वेव का ज्यादा होगा, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग वेव का ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को ही आप एक तरह से स्पीड कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, है नहीं वो, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना बार वो क्रॉस कर रहा है, या 1 सेकंड में कितना, कह सकते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ, बट नहीं, मतलब वो दोनों अलग अलग बिल्कुल टर्म है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमको लगता है कि आपका SWR और LWR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। दिक्कत है अभी तक किसी को? अरे दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स लगा जो आपको समझ में ना आया हो? ना आया हो तो बता दीजिए।
अरे हाँ या ना बोल दो। नहीं। सब ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि चूंकि अब आप लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं तो इन सब बातों को आपको समझ जाना चाहिए एक बार में। अगर इसमें फंसिएगा तो फिर हो सकता है कि आगे आपको डिफरेंट टफ टॉपिक समझने में और तकलीफ हो। ठीक है, चलिए तो हम आपको फिर से अब आते हैं पृथ्वी पे। एक छोटा सा अपना पृथ्वी बनाते हैं, छोटा सा पृथ्वी बनाते हैं। यह है हमारा पृथ्वी। एक सूर्य बनाते हैं, एक वायुमंडल बनाते हैं। बार बार यही करते हैं और फिर फंस जाते हैं, किसी और चीज को पढ़ाने लगते हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका सन, अर्थ, और ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। तो सूर्य जितनी एनर्जी, जितना यहाँ पे रेडिएशन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। ठीक है ना? और जितना पृथ्वी के वायुमंडल पे आ रहा है उसको बोलते हैं, कल क्या बताए थे आपको? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट। जितना पृथ्वी वायुमंडल पे ग्रहण कर रहा है, ये कितना ग्रहण करता है? तो 1.98 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे सौर स्थिरांक, या नियतांक भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट का हिंदी नियतांक भी होता है। जनरली साइंस से पढ़िएगा तो उसको नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सूर्य से करीब 2 कैलोरी उष्मा हीट ग्रहण करती है। इसी कॉन्सेप्ट को लैंजली बोलते हैं। लैंजली, लैंजली यानी कि सोलर स्थिरांक को आपको पूछा जाए कि इसका माप किसमें मापते हैं, तो इसको बोलते हैं लैंजली। सोलर कांस्टेंट 2 लैंजली भी है पृथ्वी के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या बता दिए हम आपको? हाँ, 2 अरबवां हिस्सा बता दिया आपको कि 2 अरबवां हिस्सा वो देता है। अब हिट बजट पे आएंगे। तो अब हम लोग ये जो पृथ्वी जितना ग्रहण की शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जितना ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बना के बाहर भेजी, इसी के लेखा जोखा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट बजट। हीट बजट, बजट या उष्मा बजट, या उष्मा बजट। यानी कि सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन और पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन, इन दोनों के लेखा जोखा, ब्यौरा, विवरण को हम लोग बोलते हैं उष्मा बजट या हीट बजट। यानी कि पृथ्वी ने सूर्य से कितनी उष्मा प्राप्त की और पृथ्वी ने सूर्य की उस लघु शॉर्ट वेव, लघु तरंग दैर्घ्य नहीं, अरे छोड़िए, शॉर्ट वेव रेडिएशन को जितना पाया और जितना लॉन्ग वेव रेडिएशन को इमिट किया, उसी के अकाउंटेंसी को उष्मा बजट कहते हैं या हीट बजट कहते हैं। ठीक है, अब समय होने को आया है खत्म, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में उष्मा बजट को पढ़ेंगे। इसलिए छोटा रख रहे हैं क्योंकि अब YouTube पे डालते हैं तो हौच पौच करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में जो अभी स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग उष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा बजट क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं तुरंत।